तो हमारा किरीतानी शो एक मून के साथ लड़ रहा था, लेकिन उसके और हमारे शो के बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस था। तो आखिरी अटैक हमारा किरीतानी शो अपना सोर्ड उस मून की ओर फेंक तो देता है, लेकिन अब उसे ये यकीन तो नहीं होता कि ये उस तक पहुंच पाएगी। तो टाइम ज्यादा नहीं लगता कि उसे दिख जाता है कि ये सोर्ड उस तक नहीं पहुंचने वाली और उसे अब कुछ डिफरेंट ट्राई करना होगा। तो उसी एंड टाइम पर दूर से कहीं उसे बहुत ही ज्यादा माना की फ्लो महसूस होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा जाइनोर्मस अमाउंट की होती है, जिसे फील करके अब वो क्यूरियस होता है कि आखिर वहाँ पर कौन है कि इतना ज्यादा माना फ्लो उसकी ओर से आ रहा है। तो जिस जगह से ओवरफ्लो माना उसको फील हो रही थी, तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि आओकी ही होती है, जो कि अपनी फुल माना को भी रिलीज कर रही होती है और साथ में अपनी तीनों स्किल्स को भी एक्टिव किया होता है। जिसके बाद वो एक स्ट्राइक डायरेक्ट उस मून की ओर फेंक देती है, जो कि सीधा जाकर मून को तो लगता है, लेकिन मून को तो ज्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि उसके अंदर उसका रियल कोर होता है। तो अब समझने के बाद कि मून अपने रियल कोर को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो अब दूसरे अटैक से ही उसका कुछ किया जा सकता है। लेकिन दूसरे अटैक के बारे में सोचते ही सामने से उस पर अब मून अटैक करता है, जो कि अपने माना को एक बॉल की शक्ल में लाकर सीधा आओकी पर ही फेंकता है। तो हमारी आओकी उसे अपने वेपन से तो ब्लॉक कर लेती है, लेकिन उसे डिमोलिश करते करते उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन आखिरकार उस गोले के अंदर जितनी भी माना होती है वो बाहर रिलीज हो जाती है और गोला भी खत्म हो जाता है। तो ये सब कुछ हमारा शो पीछे से देख लेता है और उसने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस लड़की के बारे में सारी की सारी न्यूज इसे एसएस रैंक बता रही थी, तो उसने तो एक्सपेक्ट किया था कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन एक अटैक के साथ ही ये इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस फाइट को अकेले जीत पाएगी। तो हाथ बढ़ाने के लिए हमारा शो भी मैदान में कूद जाता है और उसको पीछे से सपोर्ट करते हुए वो उसे कहता है कि जिस तरह मैं गाइड करूं उस तरह तुम्हें अपने माना को फ्लो करना होगा। लेकिन उसकी बात को मानना दूर की बात, वो उसे जानती भी नहीं, तो वो आखिर ऐसे बंदे से मदद क्यों ले जिससे वो कभी मिली ही नहीं। लेकिन बाय फोर्सली वो उसके माना के फ्लो को चेंज कर देता है, जो कि आओकी के लिए एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज होती है, क्योंकि उसके बिना मर्जी के वो उसके फ्लो को चेंज कर रहा है, जो कि कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। तो वो उसके गाइडेंस के साथ अब कीप अप करती है और कुछ ही सेकंड्स के बाद आओकी को अपनी बॉडी में बहुत ही ज्यादा माना फील होते हैं, जो कि उसके लिए भी शॉकिंग है, क्योंकि लास्ट अटैक को करने के बाद उसने अपने आधे के आधी माना तो इस्तेमाल कर ली थी, लेकिन अब इतनी ज्यादा माना उसकी बॉडी में आखिर कहां से आई। लेकिन अब उसे इतना तो समझ में आ गया है कि शो उसकी ही मदद कर रहा है और उसी के ही साइड पर है। और शो हमारी आओकी को ऑर्डर देता है कि चलो अब इसे खत्म करते हैं। आओकी बात को सुनने के बाद तुरंत ही अपने अटैक को एक्टिव कर लेती है और अब इस मर्तबा वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन से अपने अटैक को उस मून की ओर फेंक देती है, जो कि इस मर्तबा बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक होता है। और अब इस अटैक के बाद हमारी आओकी के साथ जरा भी माना नहीं बचता। हमारी आओकी को लगता है कि इस अटैक के बाद वो कोर तो टूट गया होगा, लेकिन शो उसको इन्फॉर्मेशन में बताता है कि अभी तक उस कोर को कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि उन दोनों के एक्सपेक्टेशन से भी वो कोर बहुत ही ज्यादा टफ है। लेकिन तीसरे अटैक को करने के बाद शायद से वो कोर टूट जाए, तो वो आओकी से बोलता है कि अपने आप को रेडी करो। लेकिन आओकी, जो कि अपने लगभग पूरे माना को इस्तेमाल कर चुकी है, और वो शो को बताती है कि अब उसके साथ इतना माना नहीं बचा कि वो एक तीसरा इतना बड़ा जाइनोर्मस अटैक उस पर लैंड करे। और कहने में तो उसको ये बात कड़वी लग रही है, लेकिन अब वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते और अब हमें रीइंफोर्समेंट तक आने का इंतजार करना होगा। लेकिन तब तक हमारा शो एक प्लान को सोच लेता है और वो उसके वेपन पर खड़ा होकर उसे कहता है कि तुम अभी भी जापान की टॉप 1 हंटर हो, तो तुम्हारे साथ इतनी ताकत तो बची होगी कि तुम एक बंदे को उस मून की ओर फेंक सकती हो। आओ कि हमारे शो की बात को समझ लेती है कि अब उसे आगे क्या करना है, लेकिन वो पहले से ही वार्न कर रही है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, तो वो इसकी जिम्मेदार नहीं होंगी अगर उसे कुछ हुआ तो। और विदाउट अ सेकंड थॉट वो शो को उस मून की ओर फेंक देती है, जिससे शो बड़ी ही तेजी से उस मून की ओर पहुंच रहा होता है। अब उस मून के रेंज में आने के बाद अब शो को अपना एक्शन दिखाना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने अपना स्वॉर्ड उस मून की ओर फेंक दिया था तो उसकी स्वॉर्ड उस मून को टच भी नहीं कर पाई, लेकिन अब इतनी शॉर्ट डिस्टेंस से वो उस मून को जरूर हिट करेगा और अपने माना को भी वो 5 पॉइंट्स दे देता है। जिसके बाद अपनी स्वॉर्ड को दोबारा निकालते हुए वो उसकी ओर फेंक तो देता है, लेकिन फेंकने के बाद तेजी से उसके पास जाकर उसे एक किक भी देता है, जिससे उस स्वॉर्ड की स्पीड डबल हो जाती है और वो बड़ी ही तेजी से उस कोर की ओर पहुंच जाता है। और सरप्राइज की बात ये होती है कि डायरेक्ट कोर को ही वो स्वॉर्ड लगती है, जिसको लगने के बाद कुछ ही सेकंड्स में ही वो पूरा का पूरा मून डिमोलिश हो जाता है। और मून को इस तरह टुकड़े टुकड़े देख हमारे पीछे आओगी भी हैरान होती है, क्योंकि ये नजारा देखने के काबिल है। तो मून तो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके बदले में नीचे लैंड करते करते हमारे शो के लेवल अप भी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे होते हैं, और वो इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि उसे यहाँ तक एक न्यू एबिलिटी भी मिल जाती है। लेकिन अब लैंड करना है और लैंड करने के बाद जरूर सवालात होंगे। तो जैसे ही वो लैंड
करता है तो पतली गली का सहारा लेके और किसी को भी अपना मुंह ना दिखाए वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जहाँ तक आओकी की बात हो रही है तो वो इस बात से हैरान है कि इस बंदे ने तो एक तो मून को भी डिस्ट्रॉय किया और दूसरा मेरे फ्लो ऑफ माना को भी इसने ठीक किया, तो क्या इसके अलावा भी और भी ऐसे रैंक हंटर है जिनके बारे में जापान ने अब तक रिवील नहीं किया और सिर्फ उसी के ही बारे में मीडिया को बताया है। इसी तरह ही हमारा अगला सीन हॉस्पिटल पर पड़ता है और न्यूज से हमें उस फ्लड मून के बारे में पता चलता है कि वो एक रेयर टाइप S+ मून था। तो पिछले दिन जो भी इंसिडेंट हुआ था तो उसके बारे में मीडिया बताती है कि आओकी की मदद से हम उस रेयर टाइप के मून से भी बच पाए थैंक्स टू आओकी, जो कि जापान की टॉप रैंक हंटर है। लेकिन आओकी का जब इंटरव्यू लिया जाता है तो वो इस बात को रिवील करती है कि उसने उस मून को डिस्ट्रॉय नहीं किया क्योंकि उसने किसी की मदद ली है और उस बंदे को वो खुद भी नहीं जानती, तो वो उससे पर्सनली जरूर मिलना चाहती है और वो उसे थैंक यू भी बोलना चाहती है क्योंकि ग्रेटिट्यूड तो बनता है। तो इरी अब हमारे शो को ही सस्पेक्ट करती है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही शो उसके बात को चेंज कर देता है और उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। तो इरी बताती है कि जब फ्लड मून आया और उसको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था तो उसे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन अब उसे बहुत ही ज्यादा बेटर महसूस हो रहा है। तो किस्मत से शो इस टॉपिक को जल्दी से चेंज कर लेता है और इरी को पता भी नहीं चलता कि वो हंटर कौन था। अब रिसेंटली शो से इरी को पता चला है कि वो अब स्कैवेंजर नहीं रहा क्योंकि वो अवेकन हो चुका है, तो क्या वो हंटर ही बनेगा? तो शो जवाब में कहता है कि हंटर बनना किसी के बस में नहीं होता क्योंकि अवेकन होने के बाद आपको एक टेस्ट भी देना होता है जिसके बाद आप एक हंटर बन सकते हैं। तो उस टेस्ट से वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा है क्योंकि उस टेस्ट के लिए उसका लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन इरी से उसे पता चलता है कि उसे जरूर हंटर टेस्ट देना चाहिए क्योंकि वो एक वंडरफुल हंटर है और ऊपर से वो उसे सपोर्ट करने के लिए भी रूटिंग करेगी। तो शो को जरूर एग्जाम दे देना चाहिए और उसे एक हंटर बन जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है। तो उसकी बातों को सुनने के बाद शो भी अपना माइंडसेट बदल लेता है और अब एग्जाम को देने का ठान लेता है और अगला दिन हमारा एग्जाम का ही होता है जहाँ पर एग्जाम ग्राउंड में हमें बहुत सारे हंटर्स को दिखाया जाता है और एग्जाम देने की लोकेशन जो होती है वो ए फ्रैंक डंजन होता है जिसमें शो के साथ साथ बहुत सारे रिसेंट हंटर्स भी होते हैं। तो एग्जाम ग्राउंड में हंटर के साथ साथ न्यूज रिपोर्टर्स भी होते हैं और हमारा पॉडकास्ट भी चल रहा होता है जहां पर गो चैनल के बंदे भी आए होते हैं और वो इस पूरे टेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे और वो लोग टीवी चैनल्स पर लाइव भी आए होते हैं क्योंकि ये एग्जाम टेस्ट 588 नंबर का है, यानी कि इससे पहले भी बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उन्हें उनकी गट्स बता रही है कि इस मर्तबा जरूर एक इंटरेस्टिंग बंदा उन लोगों को दिखेगा। तो उसी एंड टाइम पर एक न्यूज रिपोर्टर एक हंटर को रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन बातों से वो हंटर बहुत ही ज्यादा खड़ूस और एटीट्यूड वाला लगता है जिसका नाम याबुकी है और उसके ये एटीट्यूड की वजह ये है कि वो जब अवेकन हुआ था तो उसके साथ उसको 3 एबिलिटीज मिली थी। तो इससे ये साबित होता है कि आओकी के बाद यही स्पेशल बंदा है। तो इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये इतना ज्यादा अकड़ू क्यों है। न्यूज रिपोर्टर उसके स्पॉट के बारे में पूछना चाहता है कि इस टेस्ट में वो कौन से स्पॉट को टारगेट करेगा। तो याबुकी बोलता है कि उसे फर्स्ट आना है क्योंकि उसे और कोई पोजीशन शोभा नहीं देती और उसे फर्स्ट ही आना होगा क्योंकि उसके साथ 3 एबिलिटीज जो हैं। अब बातों बातों में हमारा शो पीछे से ये कब से नोटिस कर रहा है कि याबुकी अपने प्रेजेंस को भारी बनाने के लिए कब से अपना माना वेस्ट कर रहा है। तो अगर इसी तरह ही ये बातें चलती रही तो ये तो टेस्ट के शुरू होने से पहले ही अपना बहुत सारा माना वेस्ट कर देगा। पता नहीं कि इस जनरेशन के हंटर्स को क्या हुआ है। तो पीछे से कोई बंदा आवाज लगाता है कि आओकी यहाँ पर है, यानी कि इस टेस्ट को देखने के लिए आओकी खुद पर्सनली आई है जो कि एक स्पेशल गेस्ट है और ये पहली मर्तबा इतिहास में हुआ है। जिसके बाद जितने भी बंदे होते हैं आओकी का नाम सुनकर बिना थोड़ा सा सेकंड को वेस्ट किए उसकी ओर भागने लगते हैं क्योंकि आओकी इतनी कूल जो है और सब लोग उसे एडमायर जो करते हैं और उसे देखने के बाद सब लोग ये ठान लेते हैं कि जो भी इस टेस्ट को पास करेगा वो आओकी के टीम को ज्वाइन करेगा, यानी कि बैन गिल्ड को। तो इतने ज्यादा कमोशन को देख हमारा शो भी समझ जाता है कि इतिहास में ये पहली मर्तबा है कि कोई ऐसे रैंक हंटर एक एग्जामिनी टेस्ट को देखने के लिए आया है और शो को अब इस मर्तबा चाहिए कि वो जितना आओकी को इन्वॉल्व ना करे तो उतना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वो उसको अवॉइड करना चाहता है क्योंकि लास्ट टाइम उनकी मुलाकात कुछ अच्छी नहीं हुई क्योंकि शो उस मून को डिस्ट्रॉय करने के बाद उससे मिला भी नहीं और तुरंत वहाँ से निकल लिया क्योंकि वो कमोशन को अवॉइड करना चाहता था। लेकिन आओगी के चेहरे से लगता नहीं कि वो इस एग्जामिनी टेस्ट के लिए एक्साइटेड है और रिएक्शन से तो पता चलता है कि वो जबरदस्ती यहाँ पर लाई गई है और उसे इस एग्जामिनी टेस्ट को मजबूरन अटेम्प्ट करना पड़ा। तो आओगी के फेस रिएक्शंस के पीछे जब हमें रीजन दिखाया जाता है तो बैन गिल्ड का जो मास्टर और ऑनर हमारा ओहारा जो है वो हमारे आओगी को इस एग्जामिनी टेस्ट को अटेम्प्ट करने का बोल रहा था क्योंकि लास्ट वाइट जो कि डेजर्ट मून फ्लड से उन लोगों का सामना करना पड़ रहा था तो सिर्फ
और सिर्फ इस पूरे कमोशन को बेन गिल्ड ही कंट्रोल कर रहा था, जो कि लोग देखने के बाद बहुत किस्म की बातें करने लगे हैं, क्योंकि बाकी के गिल्ड्स इन्वॉल्व नहीं हुए और आओकी और हमारा बेन गिल्ड जो है वही इस कमोशन को संभाल रहा था। तो लोग समझ रहे थे कि बेन गिल्ड आपके लिए एक शो बना रहे हैं, यानी कि आपको और भी ज्यादा पॉपुलर करने के लिए बेन गिल्ड एक मून को लाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। ये सुनने के बाद आओकी को गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो वो अपनी जान पर खेल के उन लोगों की मदद कर रही थी, दूसरा उसका बेन गिल्ड जो कि लोगों की मदद करने के लिए 24 आवर्स एक्टिव रहता है, और इस फ्लड में भी उन लोगों ने काफी ज्यादा बड़ा कारनामा दिखाया है। तो फिर भी लोगों को क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है कि लोगों के पीछे बुरा भला का है, क्योंकि मदद करो तो मसला और अगर मदद ना करो तो डबल मसला। तो इसलिए इस पूरे रूमर्स को खत्म करने के लिए हमारा ओहारा जो होता है वो आओकी से इस एग्जामिनी टेस्ट को अटेम्प्ट करने का बोलता है, क्योंकि वहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, और अगर एसोसिएशन प्रेसिडेंट आएंगे और आप भी वहाँ पर होंगी तो न्यूज रिपोर्टर्स का सारा फोकस आप पर होगा, और आपको देखने के बाद मैं 100% कह सकता हूँ कि वो रूमर्स चुटकियों में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट और आओकी एग्जामिनी टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आए हैं। ये न्यूज तो उस फ्लड मून न्यूज से बहुत ही ज्यादा बड़ी है, और हाँ अगर एग्जाम में उसे कोई अच्छा हंटर दिखे जो कि बेन गिल्ड को ज्वाइन करने के लायक हो तो ओहारा आओकी से बोलता है कि उसे जरूर रिक्रूट भी कर लेना। तो दोबारा प्रेजेंट पर सीन आते ही हमारा टेस्ट शुरू हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को अब 24 घंटों के लिए इस टेस्ट को सरवाइव करना होगा, यानी कि इस टेस्ट का गोल 24 आवर्स सरवाइव करना है। बाकी के लोग प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे शो की बात है तो वो खुद की ही एक खिचड़ी पका रहा होता है। उसी बीच शो को माना इनहेंसमेंट फील होती है, जो कि एक बहुत पुरानी स्किल है और उसके टाइम की है। तो वो इस बात से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी तरह और भी इस तरह रीइंकार्नेशन हुई है, और उसी के ही टाइम से कोई इस प्रेजेंट टाइम में उसी की ही तरह रीइंकार्नेट होके आया है, क्योंकि वो इस स्किल को जानता है और इसके ओनर के बारे में भी जानता है कि इस स्किल का ओनर कौन है और होल्डर कौन है। इसी बीच हमारा सीन शिफ्ट होकर हमारे प्रेसिडेंट एसोसिएशन वाकामात्सु केंजो पर पड़ता है, जो कि आओकी से उसके राय के बारे में पूछते हैं कि उसे क्या लगता है कि इस टेस्ट में सबसे टॉप कैंडिडेट कौन होगा। तो इस न्यू जनरेशन का तो रूल है, जितनी आपके साथ एबिलिटीज होंगी उतना ही आपको काबिल समझा जाएगा। लेकिन वाकामात्सु केंजो का तो कुछ अलग ही जवाब होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यंग वंस जो कि अभी की जनरेशन है वो इस बात के बारे में भूल गए हैं कि सबसे पहला जो फ्लड आया था तो उसको एस रैंक हंटर ने नहीं बल्कि उससे बिलो रैंक वाले हंटर ने रोका था। तो नंबर्स ऑफ एबिलिटी मैटर नहीं करती, ये हंटर पर डिपेंड होता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और अभी के लिए जो उसकी नजर में है वो हंटर नंबर 241 यानी कि 241 है, क्योंकि सारे के सारे लोगों पर नजर डालते हैं ये सब लोगों में से सबसे ज्यादा चौकन्ना और सबसे ज्यादा शातिर लगता है, जो कि अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहा। तो प्लेयर नंबर 241 को सर्च करने के बाद आओकी को पता चलता है कि ये तो वही बंदा है। प्रेसिडेंट एसोसिएशन को किरीतानी शो में क्या इंटरेस्टेड लग रहा है। दरअसल उसको देखते ही उसे अपनी याद आती है कि जब वो जवान हुआ करता था तो वो भी इस तरह फील्ड में एक्टिव था। किरीतानी शो 20 इयर्स ओल्ड, ये एक बहुत ही यंग हंटर है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कामली तरीके से काम करता है, यानी कि बाकियों के कंपेयर में ये बहुत ही ज्यादा शांत है। तो किरीतानी शो का नाम सुनकर और उसके बारे में डिटेल्स जानकर हमारी आओकी गुस्सा होती है, क्योंकि ये अभी अभी अवेकन हुआ है और उसे लगा था कि ये कोई एसएस रैंक हंटर होगा। उसी दौरान हमारा सीन दोबारा कट होके किरीतानी शो पर बढ़ता है, जो कि एक पेड़ पर बैठकर नीचे लोगों पर नजर रखे होता है, और नीचे जो लोग होते हैं वो याबुकी होता है। याबुकी के साथ कुछ बंदे भी होते हैं जो कि एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं, और सरप्राइज की बात ये होती है कि वो उस बंदे को भी जानता है जिसे वो तंग कर रहा है, और वो उसे तंग करने के लिए उसके ग्रैंडफादर को टारगेट करता है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा अमीर है। और उस लड़के के कवच और कपड़ों को देखने के बाद उसे पता है कि उसके ग्रैंडफादर ने अपने पोते को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी महंगी महंगी चीजें जो ली है। इसी बात को ही लेकर याबुकी उसका मजाक उड़ा रहा है कि वो अभी तक अपने ग्रैंडपा पर ही निर्भर है, जिसको सुन वो बंदा जिसका नाम खीशिदा शिन होता है वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत मर्तबा उसे वार्न कर चुका है कि उसके दादाजी के बारे में इस तरह की बातें बिल्कुल भी मत बोलना। तो उन दोनों के बीच बस फाइट शुरू होने ही वाली होती है कि हमारा शो दरम्यान में कूद पड़ता है, जिसे देख याबुकी थोड़ा सा तो शॉक होता है, लेकिन वो उसे साइड पर होने का बोलता है, क्योंकि वो फाइट में अपनी टांग अड़ा रहा है। और हमारा शो खीशिदा शिन की ओर देखकर उसे कहता है कि उसे भी प्रॉब्लमेटिक बंदों से बहुत ही ज्यादा नफरत है, और वो इस जगह पर आने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक बंदों से मिला है, और उसे खीशिदा शिन से कुछ जरूरी बात भी करनी है। तो अगर वो फाइट के खत्म होने के लिए रोकेगा तो और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो वो खीशिदा शिन को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है, जो कि देख पीछे याबुकी अपने दोस्तों से बोलता है कि इसे जाने मत देना, और वो भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मिड में ही रुक कर वो उसे एक किक देता है, जिससे दोनों बंदे नॉकआउट हो जाते हैं। और इस पूरे सिचुएशन को समझने के बाद भी खीशिदा शिन
को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर शो उसकी मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसे जानता भी नहीं। तो बीच रास्ते में ही हमारा किरीतानी शो उसे कुछ नाम बताता है, जैसे कि आसलान, एडिन, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि इस माना इनहेंसमेंट के होल्डर हैं और इसी ही माना इनहेंसमेंट को उसने कुछ ही देर पहले महसूस किया था। लेकिन इस नाम को सुनने के बाद खिशिदा शिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और न ही उसे कुछ याद आ रहा है, क्योंकि वो इन नामों को पहली मर्तबा सुन रहा है। लेकिन बाद में जब वो उसकी माना इनहेंसमेंट का नाम बताता है कि इस रेशल माना इनहेंसमेंट को तुम कैसे जानते हो, तुम्हें ये किसने सिखाया, तो वो इस बात से शॉक हो जाता है कि आखिर एक साधारण इंसान को इस एबिलिटी के बारे में कैसे पता चला और वो इसका नाम कैसे जानता है और इसे ये कैसे पता चला कि वही इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो किशिदा शिन के जवाब को सुनने के बाद वो उसे बीच रास्ते में ही रोक देता है और उससे अब सवालात करने के लिए वो उसे साइड पर ले जाता है। तो किरीतानी शो को पता चलता है कि किशिदा शिन जिस एबिलिटी को इस्तेमाल कर रहा है तो वो उससे पहले उसकी ग्रैंडपा की थी, लेकिन अवेकन होने के बाद उसके दादाजी की जो एबिलिटी थी वो उसने रिअवेकन कर ली, जो कि सुन शो बोलता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेशल जैसी टेक्निक इस दुनिया में एक एबिलिटी हो सकती है और हो सकता है कि यही बंदा इसके लिए एक चारा हो ताकि वो अपने पास्ट लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाए। लेकिन ये चारा तो बहुत ही ज्यादा लल्लू है, तो वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। अब शो को पता चला है कि किशिदा के साथ जो एबिलिटी थी वो इससे पहले उसके ग्रैंडपा के पास थी। तो अगर वो गेस करके उसके ग्रैंडपा का नाम बताए तो क्या उनके ग्रैंडपा का नाम रॉबर्ट या रियूबिन था। तो किशिदा शिन हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये कैसे कैसे नाम ले रहे हो, उनकी ग्रैंडपा प्योर जापानीज है और आखिर ये कैसे अजीब और गरीब नाम ले रहे हो। तो अब इसका मतलब कि ये बंदा उसके पास्ट के साथ कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए वो अपने पास्ट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो जब वो पूछता है कि याबुकी के साथ वो क्यों लड़ रहा था तो पता चलता है कि वो उसका क्लासमेट है और उसका एटीट्यूड घटिया है और रिसेंटली उसके साथ 3 एबिलिटीज है। तो मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ फाइट करने से डर रहा हूँ, क्योंकि जितनी उसके साथ एबिलिटीज है तो मुझे नहीं लगता कि मैं उससे जीत पाऊंगा। तो नंबर्स ऑफ एबिलिटीज दोबारा ये लोग बता रहे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन में वो पीछे का एक बड़ा रॉक दरमियान में काट डालता है और कहता है कि ये एबिलिटी के बगैर मैंने काटा है, जो कि देख वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि वो किरीतानी शो को अपना टीचर मानने को तैयार है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है जिसके लिए वो एग्रीड तो हो जाता है, लेकिन उसे वो कंडीशन माननी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करवाते करवाते बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार वो याबुकी के सामने खुद ब खुद आ जाते हैं। याबुकी इस बात से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है कि किशिदा उससे फाइट करने के लिए खुद ब खुद उसके पास आया है। और किरीतानी शो पीछे से हमारे किशिदा शिन को बोलता है कि ये तुम्हारी फर्स्ट फाइट है, तो इसमें मैं बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करूंगा और बेस्ट ऑफ लक, जो कि मैंने सिखाया है तो मुझे लगता है कि जरूर इससे तुम्हें फायदा जरूर होगा। आमने सामने आकर हमारा याबुकी डर जाता है, क्योंकि उसे किशिदा शिन पहले से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। लेकिन खैर उसके साथ बहुत ज्यादा एबिलिटीज है, तो वो इस डिल्यूजनल वर्ल्ड में खुश होता है कि एबिलिटीज ज्यादा हो तो उसको हराया नहीं जा सकता। लेकिन इस फाइट का आउटकम हमारे किरीतानी शो को पहले से ही पता है कि इस फाइट का विनर कौन है। तो अगर ये फाइट ज्यादा देर तक चली तो वो तो बहुत ही ज्यादा बोर हो जाएगा, क्योंकि एक फाइट का रिजल्ट आपको पहले से ही पता हो तो देखने में क्या ही मजा अगर आपके साथ पॉपकॉर्न ही क्यों ना हो। तो हमारा किशिदा शिन याबुकी को गुस्सा दिलाने के लिए उसे कहता है कि वो अभी तक नहीं बदला, वो अभी तक एक बहुत ही ज्यादा खड़ूस और बदतमीज बंदा है, जो कि वो डायरेक्ट उस पर अटैक तो कर देता है, लेकिन उसके अटैक से पहले ही वो एक बड़ी शील्ड क्रिएट करके उसे बोलता है कि इसमें उसका कोई भी काम नहीं है और वो अपने काम से काम रखे, क्योंकि वो उसकी एबिलिटीज है और उसे इस्तेमाल करना उसी की ही मर्जी है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो भी उसकी मर्जी है। लेकिन जस्ट किशिदा शिन उसे ये बताना चाहता है कि अगर उसकी एबिलिटीज है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो बाकियों को परेशान करना छोड़ दे। और उसका स्पीयर पहुंचने से पहले ही वो उसके शील्ड के साथ टकराता है, जिसके बाद अपने शील्ड के बारे में हमें याबुकी बताता है कि जब भी कोई इस पर अटैक करे तो इस शील्ड की एक एबिलिटी जो कि एक्सप्लोजन माना है तो वो एक्टिव हो जाती है। और उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमें किशिदा शिन से ही पता चलता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्सप्लोजन माना की वजह से इतनी ज्यादा हीट फैल रही है कि उसे लगता है कि कुछ ही सेकंड्स में उसका हाथ पिघल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर उसे हमेशा के लिए इसे रोकना है तो इसे सबक तो सिखाना ही होगा। तो इस तरह की सिचुएशन को फेस करते वक्त इसको कैसे अवॉइड किया जाए, तो ये भी किरीतानी शो ने उसे ट्रेनिंग में सिखाया था। और जब हमारा सीन उसके ट्रेनिंग पर पड़ता है तो उससे फाइट करते वक्त और उसे ट्रेनिंग देने के वक्त उसने एक बात नोटिस की है कि ये अपने डिस्टेंस को कुछ ज्यादा ही बरकरार रखता है, यानी कि ये चार्ज अटैक नहीं करता, ये अपने बीच और अपने एनिमी के बीच बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस को क्रिएट करता है, जो कि इसके फाइटिंग स्टाइल को बिल्कुल भी
शोभा नहीं देता, क्योंकि किशिदा शिन जैसा फाइटर अपने डिस्टेंस को जितना कम कर सके उतना ही उसके लिए बेटर होगा, क्योंकि वो जिस एबिलिटी का होल्डर है तो उसको इसी तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। लेकिन कल को अगर उसने फाइटिंग के बीच डिस्टेंस को कम नहीं किया तो वो उस फाइट को हार जाएगा। और ट्रेनिंग के बाद जब दोबारा हमारा सीन प्रेजेंट पर पड़ता है तो अभी तक शील्ड ने उसके स्पीयर को रोका होता है और अपनी ट्रेनिंग को याद करके उसे अपने बिग ब्रदर की बात याद आ जाती है। किरीतानी शो हमारे किशिदा से 1 साल बड़ा है तो वो उसे बिग ब्रदर बुलाता है कि उन्होंने उसे बताया था कि अपने माना को रिलीज तो करना होता है लेकिन उसे शेप भी देनी होती है और उसे अपने स्पीयर में भी ट्रांसफर करना होता है और एक जगह पे तुमने फोकस करनी है। तो इन सारी की सारी बातों को याद करके वो एक जगह पर अपने माना को कंसंट्रेट करता है, जिसके बाद उसका शील्ड थोड़ा थोड़ा करके क्रैक होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा याबुकी भी हैरान होता है और कुछ ही पलों के बाद उसका वो जो शील्ड होता है वो शैटर हो जाता है, जो कि देख याबुकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पहली मर्तबा किसी ने उसके शील्ड को तोड़ा है। लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई। उसके शील्ड को तोड़ने के बाद वो उसे अपने स्पीयर से एक कस का स्ट्राइक लगाता है, जिससे याबुकी बहुत ही ज्यादा दूर घिसा चला जाता है और अपने आप को दोबारा स्टैंड में लेकर आने के बाद वो अब गुस्सा होता है, क्योंकि किशिदा शिन जिसको वो बहुत सारे टाइम से कंप्रेस करता आ रहा था आज वो उसके सामने खड़ा है और उसकी धुलाई कर रहा है। लेकिन तब तक याबुकी अटैक करने के बारे में सोचे तो हमारा किशिदा शिन उसके पीछे आकर उसके कमर पर एक दोबारा स्ट्राइक लगाता है, जो कि इतना दमदार होता है कि वो नीचे गिर भी जाता है और नॉकआउट भी हो जाता है। और इसी तरह किरीतानी शो की ट्रेनिंग से किशिदा शिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि 2 ही स्ट्राइक से उसने याबुकी को नॉकआउट कर दिया है। और याबुकी कोई आम हंटर नहीं है, उसके साथ 3 एबिलिटीज भी है। किशिदा शिन खुद भी हैरान होता है, क्योंकि जो बंदा जिसको फेस करने से वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था, क्योंकि उसके साथ 3 एबिलिटीज थी, तो आज उसकी एबिलिटीज को यूज करने से पहले ही इतनी तेजी से उसने उसे हरा दिया कि उसे अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर वो ये सब कुछ कर पाया तो ये सब का सब उसके बिग ब्रदर और उसके ट्रेनिंग की ही मदद से हुआ है। जिसके बाद किशिदा शिन अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए हमारे किरीतानी शो को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दिखा रहा होता है। और अब जबकि फाइट खत्म हो गई है तो किरीतानी शो उसके अचीवमेंट से बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन अब हमारे याबुकी के पास से उन्हें मटेरियल क्यूब्स देखते हैं, क्योंकि इस एग्जाम को पास करने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। तो अब इसके साथ क्या किया जाए? तो किरीतानी शो उसे बोलता है कि ऑब्वियस सी बात है, हम इसे 50-50 करेंगे, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस और तुम्हारी फाइटिंग तो 50-50% तो बनता ही है। लेकिन डिवाइड करने के बाद पता चलता है कि सिर्फ 20% ही हमारे किशिदा शिन को मिला है, बाकी का 80% हमारा किरीतानी शो अपने पास रखा है। जब वो इसके बारे में एहतजाज थोड़ा बहुत करता है तो किरीतानी शो उसे बताता है कि तुम्हें मैंने पहले से ही क्लियर आउट कर दिया था कि मेरी प्रैक्टिस फ्री नहीं है, और अगर देखा जाए तो मेरे ही प्रैक्टिस की मदद से तुम अपनी एबिलिटीज को जान पाए और आज तुमने अपना बदला भी ले लिया है, वो भी और किसी से नहीं बल्कि याबुकी से। तो मुझे ज्यादा तो मिलना चाहिए और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। और अब बहुत ही कम समय रहता है और ये टेस्ट भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये टाइम उनके लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग बन सकता है। तो वो हंटिंग करने के बारे में ठान लेते हैं, लेकिन अगर इतने कम टाइम में कोई हंट कर सकता है तो वो हमारा किरीतानी शो ही कर सकता है। और इस बात को अब किशिदा शिन अपने आंखों से देख लिया है। हंटिंग करने के बाद वो आपस में अपने कॉन्टेक्ट्स को भी एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक और डील भी हुई थी कि टीचिंग के बदले उसकी नेट इनकम जो है यानी कि किशिदा शिन की, तो उसमें से वो अपनी फीस को काटेगा। और जब भी वो उसे बुलाएगा तो वो दौड़ते हुए या फिर रेंगते हुए या फिर घसीटते हुए अब आना पड़े तो उसे किरीतानी शो की बताई हुई डेस्टिनेशन पर आना होगा। जिसके साथ हमारा किशिदा शिन बिना किसी हिचकिचाहट के एग्रीड हो जाता है। और अब टाइम भी खत्म हो गया है तो अब वो वहाँ से निकलने के बारे में ठान लेता है, लेकिन उससे पहले किशिदा शिन उसे रोक कर बोलता है कि टेस्ट तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ प्रोसीजर से गुजरना होगा। अगर तुम्हें रैंकिंग ढूंढनी हो तो हमारा किरीतानी शो हमारे किशिदा शिन को बताता है कि रैंकिंग तो वो लोग खुद ही हैंडल कर लेंगे, क्योंकि वो इतने बच्चे भी नहीं, वो हम पर नजर रखे हुए हैं। तो इसलिए रिजल्ट्स के बारे में मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी और मुझे पता है कि मेरा कौन सा रैंक है। तो इसलिए मैं अब अपना और टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहता और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो पोर्टल में इंटर करते करते किशिदा शिन आखिरी बार उसे थैंक यू भी बोलता है कि उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस टेस्ट में उसकी इतनी मदद जो की। तो उसके कुछ ही पलों के बाद टेस्ट के रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, जिसमें हमारा किरीतानी शो टॉप पर आया है, यानी कि टेस्ट नंबर 588 एग्जामिनेशन में हमारे किरीतानी शो ने टॉप किया है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन वहाँ पर वो मौजूद नहीं है। पोर्टल के उस पार आते ही हमारे किरीतानी शो ने एक और फ्यूचर प्लान भी बनाया है, जो कि एक गिल्ड को क्रिएट करना है। लेकिन गिल्ड को क्रिएट करने के लिए सी रैंक होना होगा, जो कि अभी तक वो हुआ नहीं है। और उसने इस प्लान के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि किशिदा शिन की तरह और भी इस तरह लोग हैं जिनके साथ मेरे टाइम की एबिलिटीज हैं, तो उन सबको मैं रिक्रूट करना चाहता हूँ और उनसे ही अपना
अपना एक ताकतवर गिल्ड बनाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी अपने आप को सी रैंक का हंटर बनाना होगा। इसके लिए अभी के टाइम पर मुझे बहुत ही ज्यादा चीजें चाहिए होंगी। लेकिन बाहर आते ही उसके सामने हमारी आओकी सोरा होती है। इसे देख उनके बीच में एक बात भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उसे बोलता है कि वो गलत बंदे के पास आई है जिसे वो ढूंढ रही है, तो वो नहीं है। लेकिन फिर भी आओकी बताती है कि फ्लड मून को डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम एकदम गायब हो गए और अब इस एग्जाम को टॉप करने के बाद तुम अपने आप को दोबारा इमरजेंसी पोर्टल से यहाँ पर ले आए हो। तो लगता है कि भागना तुम्हारी नस्ल में ही लिखा हुआ है। लेकिन खैर इस मर्तबा तुम मुझसे नहीं बच पाए क्योंकि मेरी पूरी नजर तुम पर ही थी। तो अब अगर तुम्हारे साथ टाइम हो तो मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो सिर्फ तुम ही क्लियर आउट कर सकते हो। तो किरीतानी शो, मुझे तुमसे बात करनी है, तो चलो चलते हैं इन बातों को डिस्कस करने के लिए। तो अगला सीन हमारा हंटर मॉल पर पड़ता है, जहाँ पर आओकी हमारे किरीतानी शो के लिए एक कॉम्बैट जैकेट भी खरीदता है, जो कि उस पर वाकई में बहुत ही ज्यादा बैडएस लग रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड उसकी स्पेशलिटी है। तो ये कोड उसके साथ ज्यादा सूटेबल है। उसके अलावा उस मॉल में आओकी हमारे शो के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदती है जो कि बहुत ही रेयर टाइप की होती है। और एज वी एक्सपेक्टेड ये एसएस रैंक हंटर है, तो इसके साथ पैसों की कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन इतना सब कुछ करने के लिए जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा, और अगर वो उसका मन बदलना चाहती है तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन आओकी उसे टेंशन ना लेने का बोलते हैं, क्योंकि ये पैसे उस फ्लड को डिस्ट्रॉय करने के बाद एक रिवॉर्ड के तौर पर मिले थे, जिसमें इसका पूरा का पूरा हकदार हमारा किरीतानी शो ही है। तो उसे खुल के चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि ये पैसे उसी के ही हैं, क्योंकि उसी ने ही मून को डिस्ट्रॉय किया था। और ये एक ग्रेटिट्यूड के तौर पर भी है कि वो उसके साथ शॉपिंग पर भी आई है। तो उसे इस टाइम पर ज्यादा सोचने का नहीं, बल्कि ज्यादा खरीदने पर फोकस करना चाहिए। तो अब जबकि उसे पता चल चुका है कि ये उसी के ही पैसे हैं, तो उसके नीचे जाते जाते उसकी नजर एक मटेरियल शॉप पर भी पड़ती है, जिसको वो खरीदने के बारे में ठान लेता है, क्योंकि वो एक सोल पिल बनाना चाहता है। अब इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताया जाता, लेकिन आगे हमें पता चलेगा। जिसके बाद वो बहुत सारे मटेरियल्स को खरीद लेता है। और अब 2 बैग्स हमारे किरीतानी शो के साथ और बाकी के 2 बैग्स आओकी के साथ होते हैं। आओकी बहुत टाइम से शांत है, जिसके पीछे का रीजन जब वो पूछता है तो आओकी कहती है कि शायद से वो उसका वहम होगा। लेकिन असल में आओकी इस मटेरियल के कॉस्ट से बहुत ही ज्यादा शौक है, क्योंकि ये मटेरियल्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे। लेकिन फिर भी अपने गोल को पूरा करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। और अब जब मेन मुद्दे पर वो आती है, तो वो दरअसल हमारे किरीतानी शो को रिक्रूट करना चाहती है, वो भी अपने बैन गिल्ड के लिए। और वो इस बात का वादा करती है कि जिस तरह उसे ट्रीटमेंट दी जाती है उस तरह उसको भी ट्रीटमेंट दी जाएगी। यानी कि रैंक तो उसका कम है, लेकिन फिर भी एसएस रैंक की ट्रीटमेंट उसे दी जाएगी। जिसको सुन वो बहुत ही ज्यादा बोरियत के रिएक्शंस के साथ उसके इस ऑफर को डिक्लाइन करता है। तो उसके रिएक्शंस को देखने के बाद आओगी बोलती है कि अगर तुम्हें रिजेक्ट ही करना था तो कुछ अच्छा सा बहाना ही ढूंढ लेते। इस तरह स्ट्रेट अप कौन रिजेक्ट करता है? तो रिजेक्शन के लिए उसे कोई बहाना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता। तो आओकी जब उसकी बात को समझ लेती है, तो वो दोबारा अब ट्राई करती है कि वो दोबारा से उस फीलिंग को फील करना चाहती है जो कि फर्स्ट टाइम उसको फील हुई थी। वो चाहती है कि किरीतानी शो उसका हाथ पकड़ के उसे इतना ऊंचा ले जाए कि जो लोग उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट भी वो उसे दिखाए। यानी कि यहाँ पर वो साफ साफ कहना चाहती है कि वो उसे टीच करे, क्योंकि वो एसएस रैंक हंटर भी है, लेकिन फिर भी वो उस मून को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई, पर किरीतानी शो कर पाया। लेकिन उसी बीच बहुत सारी मिस्टेक्स को उसने ठीक भी किया था, तो वो उससे सीखना चाहती है। तो आओकी का रीजन सुनने के बाद वो आखिर में उसके साथ एग्रीड कर जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। तो अगला सीन आओकी के जिम पर पड़ता है, जहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जो कि जापान में अगर हम कह सकते हैं तो सबसे बड़ा जिम और सबसे ज्यादा शांत जिम आओकी का ही है। तो हमारा किरीतानी शो आओकी के वेपन पर एक नजर जब डालता है तो वो पुराना वेपन नहीं है। तो पता चलता है कि लास्ट फाइट में आओकी से वो डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए उसने अपना वेपन चेंज किया है और वो उससे रैंक और माना के लिहाज से बहुत ही ज्यादा लो लेवल का है। तो इसलिए वो पूरी माना का इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन किरीतानी शो उसे पूरी माना का ही इस्तेमाल करने का बोलता है, जो कि आओकी ने पहले ही एक्सपेक्ट की थी। तो इसलिए वो अपनी पूरी माना को इस्तेमाल करती है और बड़ी ही स्पीड के साथ हमारे किरीतानी शो पर अटैक करती है, जिससे बहुत ही ज्यादा तेज फाइट शुरू हो जाती है। तेज फाइट के साथ साथ हमारा किरीतानी शो भी उसके अटैक्स के साथ कीप अप कर पा रहा है। एक एसएस रैंक के साथ कीप अप कर पाना इतना आसान भी नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारी बात किरीतानी शो की हो रही है। लेकिन फिर भी एसएस रैंक का माना बहुत ही ज्यादा होता है और एक लास्ट अटैक जब वो करती है तो उससे हमारे शो का हाथ वाइब्रेट करने लग जाता है। और उसे पता है कि ये अपने माना को फुली कंट्रोल नहीं कर पा रही और न ही इसे तरीका आता है कि इसे अपने माना को कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी माना को फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसने इस ऑफर को इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि वो भी देखना
चाहता है कि जापान की टॉप 1 रैंक हंटर फ्यूचर में कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे और उसके टीचिंग के बाद वो कौन से लेवल तक पहुंचेंगे, तो इन सब के लिए वो बहुत ही ज्यादा बेकरार था। तो इसी ही वजह से उसने इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और आज वो यहाँ पर आओकी को ट्रेन कर रहा है। तो आओकी अब दोबारा अटैक करती है, जो कि सेम अटैक यानी कि फोर्स वाला अटैक होता है, जिसे हमारा किरीतानी शो तो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो इस फोर्स से पीछे घिसा चला जाता है, जो कि अभी के लिए उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन उसी अटैक के बाद उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो उस पर अटैक कर देता है, जिसमें वो सीधा पेनिट्रेट कर सकता था अगर वो एनिमी होता। लेकिन सरप्राइजिंगली जिसके साथ वो लड़ रहा है तो वो अटैक के साथ साथ डिफेंस पर भी ज्यादा फोकस करती है और उसने ऐसी शील्ड पहनी होती है जो कि ए लेवल की होती है और हमारे किरीतानी शो का अटैक उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। और अब शो की तलवार को साइड पर करके वो जब पीछे जाती है तो वो भी इस बात से हैरान है कि शो एक एफ रैंक हंटर है, लेकिन फिर भी वो एसएस रैंक के साथ कीप अप कर पा रहा है। तो वो इसी बात को लेकर क्यूरियस है कि क्या वो वाकई में एफ रैंक हंटर है। तो शो का आंसर प्रोमिनेंट होता है और वो कहता है कि पेपर्स में तो एफ रैंक का हूँ, लेकिन रियलिटी में मैं एफ रैंक का नहीं हूँ। और अब आओकी और शो के बीच में ये फाइट बहुत देर तक चल रही होती है, जिसको खत्म करने के लिए शो अब सीरियस हो जाता है, लेकिन सीरियस होते ही वो अपने सोर्ड को नीचे गिरा देता है। अब मुझे भी लगा कि ये सरेंडर करने वाला है और हमारे आओगी को भी लगता है कि ये सरेंडर कर रहा है, लेकिन आओगी को जवाब देते हुए हमारा शो बोलता है कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज कर रहा हूँ, यानी कि तुम मेरे अगेंस्ट फाइट करने की वर्दी हो, तो इसलिए मैं अपनी सोर्ड को फेंक रहा हूँ और अब मैं सीरियस तुमसे फाइट करूंगा, यानी कि एक ट्रेनी के तौर पर नहीं बल्कि एक ओपोनेंट के तौर पर। जिसके बाद हमारा शो सीरियस हो जाता है और उसके बॉडी के अंदर से बहुत सारी माना निकल रही होती है, जिसको इकट्ठा करने के बाद वो अपने बाकी के पॉइंट्स को दोबारा माना में डाल देता है। तो जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो तो शो ने हमें बताया था कि अगर आपको जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना है तो अपने माना को तुमने अपग्रेड करना होगा, अगर तुम्हें लोगों से बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ना हो तो अब जबकि आओकी ने भी उसकी बात को सुन लिया है कि वो उसे एक्नॉलेज कर रहा है और अब वो इस फाइट को भी सीरियसली लड़ना चाहता है, तो इसलिए उसने अपनी सोर्ड को नीचे गिरा दिया क्योंकि सोर्ड उसकी पावर को होल्ड बैक कर रही थी। तो वो अपने आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट्स को फैला देती है, जिसे देख हमारा किरीतानी शो भी समझ जाता है कि ये अब उसे नजदीक आने नहीं दे रही, तो इसलिए इसने आसपास इतनी सारी बिजली को फैला दिया है। लेकिन उसके साथ एक रास्ता और भी है। यहाँ पर वो एक ऐसा कारनामा करता है जिसे देख मैं भी हैरान हो गया था, क्योंकि वो उसके अटैक को ही यानी कि उसके बिजली को ही अपने हाथों से पकड़कर उसे शेप देने लगता है, यानी कि वो आसपास फैल तो रही थी लेकिन अब उसे पकड़ने के बाद वो उसे राउंड राउंड घुमाता है और पूरी जगह को क्लियर कर देता है, जिसे देख आओकी के साथ साथ मैं भी हैरान हो गया था, लेकिन कुछ ही पलों के लिए हंसी भी आ रही थी। लेकिन बिजली को घुमाते घुमाते वो उसके पीछे आ जाता है और अब जो वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है वो उसकी लवर ने उसे सिखाया था, जिसके बाद वो उसका नाम भी हमें डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता है कि प्रीमीटिंग पाम। ये कहकर वो हमारी आओकी को पीछे से टच करता है और उसकी बॉडी में एक शॉकवेव गुजर जाता है, जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके बॉडी के साथ क्या हुआ है। उसके बॉडी के साथ साथ उसकी बिजली को भी इसने ऐसा कंट्रोल किया है जैसे कि ये बिजली को स्किपिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हो। इसने मेरी बिजली को इतना तेज तेज घुमाया कि बिल्कुल मैगी की तरह वो दिख रही थी। तो उसी बीच हमारा सीन कट होके हमें आओगी के पास्ट में लेकर जाया जाता है कि जब आओगी अवेकन हुई थी तो उसकी एबिलिटीज को देखने के बाद बहुत सारे अपर-अप्स उससे बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो पहली मर्तबा एक ऐसे हंटर को देख रहे थे जो कि 4 एबिलिटीज के साथ अवेकन हुई है और ये फ्यूचर में हमारे जापान को रिप्रेजेंट भी करेगी, यानी कि आओगी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी उतना ही जापान के लिए सम्मान की बात होगी। और उन लोगों को आओगी पर एक और इन्फो भी मिली होती है कि ये बहुत सारे मिशंस को भी क्लियर आउट करते हैं, बहुत सारे फ्लड्स को तो ये अकेले ही खत्म कर देते हैं, जो कि उनके लिए वाकई में एक सम्मान की बात है कि आओगी जैसी एक हंटर जापान में पैदा हुई है। तो इतनी ज्यादा तारीफें सुनने के बाद आओगी भी उन लोगों को थैंक यू बोलती है और उन लोगों को जितनी एक्सपेक्टेशन आओगी से होती है तो उसके बारे में सुनकर वो खुश होती है कि वो लोग जापान की प्रोटेक्शन का पूरा जिम्मा आओगी को ही दे रहे हैं और जापान को रिप्रेजेंट करने का भी जिम्मा वो हमारी आओगी को ही दे रहे हैं। तो फिर मीटिंग को अटेंड करने के बाद 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उस पूरे 3 दिनों में आओगी ने एक मिशन को भी नहीं छोड़ा और हर एक मिशन को कंप्लीट किया है। तो आओगी का जो असिस्टेंट होता है वो आओगी को रेस्ट करने का बोलता है, क्योंकि ज्यादा काम भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता और पूरे 3 दिन लगातार आओगी ने काम किया है तो उसे जरूर रेस्ट कर लेना चाहिए, जिसके साथ आओगी भी एग्रीड होती है। लेकिन उसी बीच पीछे से कुछ स्टूडेंट्स की आवाज आती है, जिसे देख आओगी को तो पहले में ऐसा कोई लगा कि कोई किसी को बुली कर रहा है, लेकिन वो तो मस्ती कर रहे होते हैं, जिस पर थोड़ा और गौर डालते हैं उसे अपनी परछाई उस लड़की में नजर आती है। अब मैं तो समझ गया हूँ कि यहाँ पर आओगी की क्या ख्वाहिश है, लेकिन ये बात हम किरीतानी शो और हमारी आओगी के मुंह से ही सुनेंगे कि इस पास्ट का आखिर मतलब क्या था। और अब उन स्टूडेंट्स को देखने के बाद वो अपना मन भी बदल लेती है और अपने असिस्टेंट को बोलती है कि हाल ही में ही
जो डंजन अपीयर हुआ है उसी की ओर चलो, मुझे रेस्ट नहीं करना। तो आओगी के पास्ट को जानने के बाद जब हमारा सीन दोबारा प्रेजेंट पर आता है तो फाइट के रिजल्ट पे हमें पता चलता है कि आओगी हमारे शो से बुरी तरह से हारी है। जिसके बाद लेकिन उसके पीछे का रीजन अब ये नहीं है कि वो शो से हारी है तो इसलिए वो रो रही है। उसकी असल वजह ये है कि उसके शोल्डर पर बहुत ही ज्यादा बर्डन था, यानी कि जितनी भी एक्सपेक्टेशन उससे लोग कर रहे थे तो इसके लिए उसने खुद अप्लाई नहीं किया था, बल्कि कंट्री ने सारा का सारा बोझ एक छोटी लड़की के शोल्डर पर डाल दिया। और जापान को रिप्रेजेंट भी तो उसे ही करना है, लेकिन अगर वो इस तरह फाइटिंग में लैग करेगी और इस तरह लोगों से हारेगी तो वो अपने आप को जापान की रिप्रेजेंटेटिव कैसे समझेगी? क्योंकि अवेकन होते हैं उसके शोल्डर पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई और उसने अपने आप को बहुत ज्यादा पुश किया। लेकिन किरीतानी शो उसे बोलता है कि अपने आप को वो जितना भी पुश करेगी लेकिन एक ना एक चीज ऐसी होगी जो कि उसके मुताबिक नहीं चलेगी, तो फिर उस टाइम वो क्या करेगी? तो इसलिए अगर वो खुद को प्रेशराइज ना करे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो कि इंसान की एक्सपेक्टेशन से अलग होती है। इंसान कुछ और करना चाहता है लेकिन होता कुछ और है, और इसको चेंज करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी फेट है। तो अब जबकि इतनी सारी बातें शो ने उसे बता दी है तो हमारी आओकी डेस्परेट भी होते हैं और अशेम्ड भी होते हैं कि वो खुद को जापान का रिप्रेजेंटेटिव मान रही है। लेकिन अब वो चीखती हुई शो से बोलती है कि अगर ऐसी ही बात है तो वो शो से ही सब कुछ सीखना चाहती है, क्योंकि शो एफ रैंक का है लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका सीक्रेट वो जानना चाहेगी और वो सीखना भी चाहेगी। तो इसके लिए क्या शो उसकी मदद करेगा? तो शो का जवाब हाँ में होता है, लेकिन उसके लिए उसको शो की साइड लेनी होगी। तो इसका मतलब जिस गिल्ड के बारे में हमारा शो हमें बता रहा था कि वो बनाएगा तो उसमें टोटल 2 बंदे हैं। पहला हमारा किशिदा शिन और दूसरी हमारी आओकी सोरा होती है। इसके बाद हमारा सीन कट होकर हमारे किशिदा शिन पर जाता है, जहाँ पर वो कुछ गॉब्लिन्स के साथ लड़ रहा होता है और वो उन गॉब्लिन्स को काफी ही आसानी से संभाल रहा है। यानी कि जिस हंटिंग से वो डर रहा था कि मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ सकते हैं और वो मर भी सकता है, तो उसको वो अब अकेले संभाल रहा है और वो भी काफी आसानी से। लेकिन वहाँ पर वो अकेला नहीं होता, उसके साथ हमारा शो भी होता है। गॉब्लिन्स को ठिकाने लगाने के बाद वो शो से बोलता है कि यहाँ पर जितना भी काम था वो उसने खत्म कर दिया है। और अजीब बात ये है कि जहाँ पर हमारा किशिदा शिन लड़ रहा है तो उस जगह को उसने कहीं तो देखा है, तो वो साइतामा प्रीफेक्चर होता है जो कि एक ए रैंक डंजन है और उसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स मरे हैं। तो एक मिस्टीरियस डंजन में हमारा शो हमारे किशिदा शिन को लेकर आया है, लेकिन फिर भी वो दोनों अकेले इस डंजन को काफी आसानी से संभाल रहे हैं। अब यहाँ पर शो किशिदा शिन को उसका सब रोल भी बताता है जो कि एक टैंक होता है, लेकिन किशिदा शिन को उसका रोल मिलने के बाद उसे लगता है कि वो इसके काबिल नहीं है। लेकिन अपने बिग ब्रदर के मुंह से सुनने के बाद कि वो उसे इसलिए ही ये सब रोल दे रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो इसके काबिल है और वो इसके लिए तैयार है। तो अपने बड़े भाई के मुंह से मोटिवेशनल बातें सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा पंप अप हो जाता है। और अब जबकि उसे एक टैंक का रोल मिला है तो वो अपने बिग ब्रदर को प्रोटेक्ट करेगा और वो सबसे पहले जाना चाहेगा। तो किशिदा शिन भी एक टैलेंटेड बंदा है और आओकी सोरा भी एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। तो अब जबकि 2 बंदे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, तो अब हमारे किरीतानी शो को चाहिए कि वो अपने रैंक को बढ़ाए और बाद में गिल्ड भी बनाए, क्योंकि 2 बंदे ऑलरेडी उसके गिल्ड को ज्वाइन करेंगे और उनके बीच आपस में डील भी हो गई है। लेकिन उसी एन मौके पर हमारे किरीतानी शो को सामने से किशिदा शिन की चिल्लाने की आवाज आती है। पहुंचने पर पता चलता है कि किशिदा शिन के सामने एक कॉर्प्स पड़ी हुई है जो कि एक टैंकर की लाश है। उसको देखने के बाद हमारा शो समझ जाता है कि इसे अभी अभी मारा गया है, क्योंकि इसके शील्ड और कवच से अभी तक का माना उसे फील हो रहा है। तो इसका मतलब मॉन्स्टर अभी भी आसपास है। थोड़ा और दूर जाने के बाद उन्हें और भी ज्यादा लाशें देखते हैं, जिसे देख किशिदा शिन बोल पड़ता है कि मॉन्स्टर हमारी एक्सपेक्टेशन से भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन उनके मरने के पैटर्न को देखने के बाद हमारा शो बोलता है कि ये किसी मॉन्स्टर का काम नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न कोई मॉन्स्टर नहीं कर सकता और ये ई रैंक का डंजन है। तो ई रैंक के डंजन में हम इतने शातिर मॉन्स्टर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो किशिदा शिन को किसी बात की भी समझ में नहीं आ रही, तो वो उसे साफ साफ अल्फाजों में बताता है कि इनके मरने की वजह मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक और हंटर है, यानी कि हंटर ही हंटर को मार रहा है। क्योंकि अटैक पैटर्न को देखो, पहले इन लोगों ने हीलर को मारा है जो कि सबसे बड़ा थ्रेट होता है, और अटैकर से पहले टैंकर को और टैंकर के बाद अटैकर को। तो ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक हंटर है। तो अब इस बातों को सुनने के बाद किशिदा शिन को समझ में आ जाता है कि बॉस रूम में हमें बॉस नहीं बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखने को मिल सकती है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन दोनों के सामने एक हाइड आउट होता है जो कि मर्डरर का हाइड आउट होता है, जहाँ पर वो लोग मर्डर करते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद हमारे किरीतानी शो को उनका माना भी फील होता है, यानी कि वो अभी अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से निकल पड़े। लेकिन जहाँ तक किशिदा शिन की बात है तो वो इस सब कमोशन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा लकी फील कर रहा है, क्योंकि इन लोगों की जगह वो भी हो सकते थे। लेकिन हमारा शो बोलता है कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि हम
अनलकी है क्योंकि हम यहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है कि हम दोनों सबसे ज्यादा लकी पर्सन हैं क्योंकि इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के बाद हमें बहुत कुछ चीजें अजीब हो सकती है। लेकिन अब उस खूनी का पता कैसे लगाया जाए, तो इस सब के लिए हमारे शो के साथ जो उसकी एबिलिटी होती है यानी कि एग्जीक्यूशनर, जो कि मर्डर को ढूंढने में एक परफेक्ट एबिलिटी है, तो उसी को ही इस्तेमाल करने के बारे में ठान लेता है। और हम पहली मर्तबा एग्जीक्यूशनर एबिलिटी को इस्तेमाल करता हुआ देख पाएंगे कि आखिर इस एबिलिटी से क्या क्या होता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब वो अपने कैप्टन से लड़ रहा था तो उस टाइम वो एक्टिव तो हुई थी लेकिन हमें नोटिस भी नहीं हुआ था और ना ही किरीतानी शो को नोटिस हुआ था। तो वहाँ पर पूरी जांच पड़ताल करने के बाद किशिदा शिन और हमारा शो इस पूरे इंसिडेंट के बारे में एसोसिएशन वालों को बता देता है, जिसके बाद डिस्पोजल टीम का लीडर कोमुरा भी वहाँ पर आ जाता है। तो कोमुरा वही बंदा है जो कि हमारे शो के बेहोश होने के बाद उसका 3 दिन के लिए इंतजार कर रहा था कि कब वो उठे और उस डंजन के बारे में उसे कुछ सबूत दे जिसमें पूरी की पूरी टीम मारी गई थी। और इसमें पूरी की पूरी गलती उनके टीम लीडर की थी क्योंकि उन पर बहुत ही ज्यादा करस था। तो यहाँ पर भी वो किरीतानी शो को देखकर काफी ज्यादा हैरान है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका कनेक्शन भी किरीतानी शो के साथ होगा। और लास्ट टाइम जब वो उससे मिला था तो वो अवेकन नहीं हुआ था, लेकिन इस मर्तबा वो देखकर ही बता सकता है कि वो अवेकन हो गया है, जो कि देख किरीतानी शो भी इम्प्रेस होता है क्योंकि कोमुरा उसे देखते ही बता सकता है कि वो अवेकन हो गया है। लेकिन इसमें ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है क्योंकि यही तो उसका काम है और अगर वो अपने काम में स्पेशलिस्ट ना हो तो आखिर कौन होगा। लेकिन अभी के लिए इस मैटर का जो इंचार्ज है वो नहीं है क्योंकि इस मैटर को वो किसी और के हवाले कर रहा है और अभी के लिए उसका कहीं और काम है और वहाँ पर अटेंड करने के लिए उसे जाना होगा। लेकिन किरीतानी शो जरूर वो सब कुछ बातें बताए जो कि उसने अपने आंखों से विटनेस की है। तो कोमुरा इस पूरे केस को मेजर पर छोड़ देता है और मेजर असल में लड़की होती है जिसका नाम ताचिबाना होता है और वो हंटर कंट्रोल यूनिट से होती है। ताचिबाना कोमुरा की तारीफ करती है क्योंकि इतना स्मूथली तरीके से उसने इन सब चीजों को हैंडल किया है और बाद में केस भी उनके हवाले किए हैं और वो भी बड़े स्मूथली से, जिसके बाद कोमुरा का यहाँ पर काम खत्म हो जाता है और ताचिबाना अपनी इंट्रोडक्शन करवाती है कि उनका नाम ताचिबाना है और वो हंटर कंट्रोल यूनिट से है। और किशिदा शिन और किरीतानी शो को देखने के बाद बोल पड़ती है कि तुम दोनों की पार्टी में सिर्फ तुम दोनों ही लोग हो क्या, जिसका जवाब किरीतानी शो हाँ में देता है। मजीद सवाल करती है कि अगर किसी और चीज को उसने अगर देखा हो जो कि उसे अजीब लगी हो तो वो उसके बारे में भी बता सकता है। तो सबसे अजीब बात जो कि किरीतानी शो को लगी है वो ये है कि इस तरह का केस उसने कभी भी नहीं देखा, तो क्या वो उसका कार्ड ले सकता है क्योंकि उसे यकीन है कि ये केस इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला और वो इसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो फ्यूचर कांटेक्ट के लिए वो उसका कार्ड मांगता है जो कि सुन ताचिबाना तुरंत से ही अपना कार्ड उसे दे देती है और उस कार्ड पर एक नजर डालते ही उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि इस केस को ये लोग बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। यहाँ तक कि मिलिट्री भी इसमें इन्वॉल्व है। जिस तरह के हमारा केस हैरान करने वाला था तो ये केस उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। और हम ताचिबाना को कोमुरा के साथ आखिरी मर्तबा बात करते हुए भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक पर होती है, लेकिन उसे हमें डिटेल में बताया नहीं जाता। जस्ट वो किसी बंदे को सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। और ताचिबाना खुद भी जाते हुए आखिरी मर्तबा शो से बोलती है कि अगर उसे कुछ याद आया तो उसका कार्ड उसके साथ है तो जरूर तुरंत ही कांटेक्ट कर लेना क्योंकि जितनी जल्दी ये केस खत्म होगा इतनी जल्दी उसकी जान इस केस से छूटेगी। और ये केस इतना ज्यादा डरावना है कि एक हंटर को ही मार रहा है और एक ऐसी हंटर टीम भी है जो कि बाकी हंटर्स को मार डालते हैं, यानी कि एक मर्डरस हंटर की टीम जो कि अपना सुराग नहीं छोड़ती। तो इसका मतलब ये जो टीम इसके लिए सेलेक्ट की गई है ये भी एक स्पेशल फोर्स है जो कि शैडो में काम करती है और इसके अंदर से हमारे शो को बिल्कुल भी माना फील नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब ताचिबाना उससे एक अलग लेवल पर है। सिर्फ ताचिबाना ही नहीं बल्कि जितने भी लोग इस टीम में इन्वॉल्व हैं तो उनका माना हमारा शो फील नहीं कर पा रहा क्योंकि वो यहाँ तक आओगी के माना को भी फील कर सकता है और याबुकी के माना को भी फील कर सकता है, लेकिन उनको माना कंट्रोलिंग अच्छी तरह से आती नहीं, लेकिन इन लोगों को अच्छी तरह से आती है और इन लोगों ने बढ़िया तरीके से इसे छिपाया भी है। तो अब मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस है और हमारा शो किशिदा शिन को वापस जाने का बोलता है, लेकिन जो काम उन लोगों ने अभी तक खत्म नहीं किया तो उसका क्या होगा। लेकिन शो इमोशनलेस फेस के साथ हमारे किशिदा शिन को बोलता है कि जाके रेस्ट करो, आज के लिए इतना काम काफी है। वो किशिदा को इसलिए भेजना चाहता है क्योंकि इसके बाद आगे की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है और इससे किशिदा की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए वो किशिदा शिन को वापस घर भेज देता है, लेकिन खुद उस मिशन को कंटिन्यू रखता है और अपनी एग्जीक्यूशनर एबिलिटी के मदद से वो एक ओमिया की जगह पर आ जाता है
जहाँ पर उसे उस मर्डरर की माना फील हो रही थी और वो आसपास जब चेकआउट करता है तो उस मर्डरर की माना एक एली में जाते हैं। तो उसे मर्डरर का माना का पीछा करते करते वो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जिसे देख हमारा शो बोलता है कि कातिल इतना बेवकूफ भी नहीं है, वो अपने आप को एक क्राउडेड जगह में छिपाना चाहता है, लेकिन वो बाकियों से तो छिप जाएगा लेकिन मुझसे बचेगा कैसे। और मर्डरर जिस मोटेल में छुपा होता है तो उस मोटेल का नाम एम्पायर मोटेल होता है। उसमें इंटर करने के बाद उसे जहाँ से माना की फीलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती है तो उसका पीछा करते करते वो एक अनजान कमरे की ओर सामने आ जाता है, जिसके अंदर से वो मर्डरर से माना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, यानी कि वो मर्डरर दरवाजे के पीछे है लेकिन उसे पता ना चले। तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा शांति और सावधानी से काम करना चाहता है, क्योंकि अगर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा और अगर दरवाजा लॉक हुआ तो मुसीबत और भी बढ़ जाएगी और मर्डरर उसके हाथों निकल जाएगा। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो अपनी सोर्ड को उठाता है और वो डायरेक्ट उस लॉक पर मारता है, जिससे लॉक भी टूट जाता है, दरवाजा भी तुरंत खुल जाता है। लेकिन पता चलता है कि सामने की खिड़की खुली होती है, यानी कि इसका मतलब मर्डरर यहाँ से जा चुका है। खिड़की के बाहर देखने के बाद उसे पता चलता है कि मर्डरर अभी अभी निकला है, क्योंकि उसे उसकी प्रेजेंस के बारे में पता चल चुका था कि उसको जरूर पकड़ने के लिए कोई आ रहा है। तो हमारा अब किरीतानी शो भी अब उसे भागने तो नहीं दे सकता और उसकी एग्जीक्यूशन एबिलिटी की मदद से वो जितना भी भागे उसे उस मर्डरर की लोकेशन के बारे में तुरंत ही पता चल जाएगा। और बहुत देर तक उसका पीछा करने के बाद और बहुत देर तक बिल्डिंग के ऊपर चलांगे मार मार के आखिर वो उस मर्डरर को कॉर्नर कर देता है। काफी टाइम तक किरीतानी शो ने उसका पीछा किया है लेकिन आखिरकार वो उसे पकड़ लिया है। वही मर्डरर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो कब से उसका पीछा कर रहा है और उसे लगता है कि ये मिलिट्री या फिर एसोसिएशन से हो सकता है, लेकिन हमारा किरीतानी शो तो दोनों जगह से नहीं है। लेकिन वो जरूर उस मर्डरर को बता देता है कि अगर वो सरेंडर करेगा तो वो अपने लिए और किरीतानी शो के लिए काफी ही आसानी क्रिएट करेगा। लेकिन मर्डरर भी इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है। वो अपने वेपन को भी बाहर निकाल कर बोलता है कि एक हीरो आ गया है, लगता है कि एक हीरो मुझे पकड़ना चाहता है। और क्या तुम्हें पता है कि मूवीज में हीरो को कैसे रोका जाता है? उसे मारकर। तो इसलिए मुझे जस्ट तुम्हें ही तो मारना होगा अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। अपने वेपन के साथ बड़ी ही स्पीड से ऊपर छलांग मारता है और उसकी स्पीड तेज होती है तो उसे लगता है कि किरीतानी शो उसे नहीं देख पा रहा, लेकिन उसे क्या पता कि किरीतानी शो खुद ही स्पीड में स्पेशलिस्ट है और उसकी स्पीड किरीतानी शो के सामने बिल्कुल एक कछुए की तरह बराबर है। वो उस पर बिना किसी हिचकिचाहट के स्ट्राइक करता है क्योंकि वो एक ही स्ट्राइक के साथ उसे मारना चाहता है ताकि ये मामला यहीं पर ही खत्म हो जाए। लेकिन उसे स्पीड के साथ डोज करते वो उसके पीछे आ जाता है और उसके पाँव पर एक लात देकर और उसके हाथ को मरोड़कर उसे पकड़ लेता है, जो कि उस मर्डरर को भी नजर नहीं आता क्योंकि किरीतानी शो ने उसे इतनी स्पीड के साथ पकड़ा है कि उसको भी नहीं पता कि कब, कहां और कैसे इसने मुझे पकड़ लिया। उसको बुरी तरह से पकड़ने के बाद वो उसे अब सवालात करता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी एज क्या है, तुम किसके लिए काम करते हो और तुम आखिर उस डंजन में क्यों रह रहे थे। तो वो मर्डरर उसे जवाब में बोलता है कि मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी रहूँ। और क्या तुम मिलिट्री के साथ रिलेटेड हो या फिर एसोसिएशन के साथ? अगर नहीं हो तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को मैंने अभी अभी मारा है तो शायद उनमें से कोई बंदा तुम्हारा दोस्त होगा, तो इसलिए तुमने मुझे गुस्से में पकड़ा है और तुम मुझसे इतने ज्यादा सवालात करते हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जो भी इन दोनों एजेंसियों के साथ रिलेटेड नहीं होता, अगर वो किसी मर्डरर को पकड़ ले तो वो उसे सीधा जेल लेके जाएगा, ना कि खुद इस मैटर को सॉर्ट आउट कर पाएगा। और अगर तुम अपने दोस्त के लिए जस्टिस चाहते हो तो क्या तुम्हें पता है कि एसोसिएशन वाले लॉ की मदद से उन्हें जस्टिस दिलाएंगे, यानी कि मैं दोबारा बाहर निकल आऊंगा। तो इसलिए जितना जल्दी मुझे हो सके अरेस्ट कर लो और मुझे जेल में डाल दो, क्योंकि मुझे पता है मैं वैसे भी बाहर निकलने वाला हूँ। क्योंकि सुन किरीतानी शो गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्से में बोलता है, हाउ नाइव, लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुमने जो जो बातें भी बोली है वो एकदम सच है, लेकिन एक बात जो कि तुमने गलत बोली है कि कानून की मदद से उन्हें जस्टिस दिलाया जाएगा, लेकिन ये कानून वाले लोग ही करते हैं, मैं नहीं करता। मैं तुम्हें पहले से ही बता दिया था कि अगर तुम मेरे लिए और खुद के लिए आसानी चाहते हो तो जल्दी से बको, लेकिन तुम हो के मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा है और तुम इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। एक मर्डरर को जिंदा नहीं रहना चाहिए और तुम्हें भी पता है तुमने कितने ज्यादा बुरे बुरे काम किए हैं। तो इसलिए अगर तुम मुझे बाकी लोगों की तरह समझते हो तो तुम बहुत ही बड़ी गलती कर चुके हो। वो मर्डरर अभी भी नहीं डरता और शो से बोलता है कि जो भी करना है जल्दी करो। तो वो उसकी गर्दन को इतनी जोर से पकड़ लेता है कि वो उसे बात करने के बीच में ही जबरदस्ती रोक लेता है। कहता है कि जैसी तुम्हारी विश, मैं उस विश को पूरा कर देता हूँ, लेकिन मैं गारंटी के साथ तुम्हें बताता हूँ कि तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये कहकर हमारा शो उसकी गर्दन को इतनी तेजी से मरोड़ता है कि उसकी गर्दन भी टूट जाती है और वो मर जाता है। लेकिन उसको मारने के बाद उसका लेवल अप हो जाता है और अब हमें एग्जीक्यूशनर के बारे में पता चलता है कि एग्जीक्यूशनर एबिलिटी में मुझे हेरेक्टिस बंदों को मारने पर लेवल अप मिलेगा। तो हेरेक्टिस का मतलब इन क्रिमिनल्स से है और वो क्रिमिनल्स जो कि किस्म किस्म के
होते हैं, यानी कि जैसे ये जो कि हंटर की पावर को क्रिमिनल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है खुद को लेवल अप करने का, और जितना मुझे लग रहा है तो मेरा सिस्टम मुझे बचा रहा है। तो उसके कुछ ही देर के बाद उस मर्डरर के फोन पर एक कॉल आती है, जिसको वो जब उठाता है तो सामने से बंदा बोलता है कि है माँ की गवर्नमेंट एसोसिएशन मिलिट्री वालों ने तुम्हारी लोकेशन को पिन आउट कर लिया है और तुम्हें जल्दी से यहाँ पर आना होगा। अगर तुम पकड़े गए तो बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि एक्स डे बस आने ही वाला है और तुम्हें एक्स डे तक सरवाइव करना ही होगा। तो इतनी बड़ी खबर को सुनकर हमारा शो उसका जवाब देता है कि एक्स डे कब आने वाला है, और इस तरह के छोटे मोटे क्रिमिनल्स को अपने ग्रुप में लेकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसको आवाज रिकॉग्नाइज हो जाती है कि ये माकी नहीं है। वो उसको धमकी देता है कि अगर तुमने माकी को कुछ किया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन जवाब में उसे सुनने को मिलता है कि माकी तो कब का ऊपर वाले को प्यारा हो गया। जो कि सुन अब वो उसे थ्रेट करता है कि जब भी उसके बारे में उसे पता चलेगा तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वैसे भी मिलिट्री और तुम एसोसिएशन के साथ रिलेटेड होगे, लेकिन दोनों के साथ वो रिलेटेड नहीं है। जिसकी थ्रेट सुनते सुनते वो बोर हो जाता है और वो उस फोन को तोड़ देता है। अब ये सब खबर अगर वो ताचिबाना को बताए तो हमारा शो तो गवर्नमेंट पर बहुत ही बड़ा एहसान कर रहा है, या वो इसके बदले में कुछ और चीज एक्सपेक्ट कर सकता है, यानी कि एक तोहफा। लेकिन चलो सबसे पहले ताचिबाना के साथ ही कांटेक्ट करते हैं। तो उसके बीच बातों में ही फोन काट कर वो उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला देता है, और उस बंदे पर जब हमारा सीन जाता है तो उस बंदे का नाम जोशुआ यूजी होता है, जो कि खुद भी एक हंटर है। लेकिन वो एक हंटर होते ही लोगों की मदद करने के बजाय क्राइम में इन्वॉल्व है। उसके पीछे का दोस्त बोलता है कि अब ये मत कहना कि यूनिट वाले हमसे 2 कदम आगे हैं। लेकिन यूजी ने एक बात नोटिस की कि वो फोन पर बात करते ही बता सकता है कि ये बंदा कंट्रोल यूनिट से है या नहीं, लेकिन इससे कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आई कि ये बंदा कंट्रोल यूनिट से होगा। लेकिन आखिर एक मेयर हंटर हमें क्यों टेक डाउन करना चाहता है? क्या हमने कुछ ऐसा काम किया है जिससे वो गुस्सा हुआ है, या फिर इसका कुछ और ही प्लान है? लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए हमें एक्स डे तक इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले इस मैटर को भी सॉर्ट आउट करना है और मुझे उस बंदे से मिलने के लिए जाना होगा। और अब इस पूरी बात को बताने के बाद तब ही मुझे पता चलेगा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिर उसके बाद हमारा सीन एक स्पेशल प्रिजन पर पड़ता है, जहाँ पर ताजिबाना और उसका असिस्टेंट किसी से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन उसके असिस्टेंट को कुछ अजीब फील होता है, क्योंकि वो यहाँ पर अच्छी तरह से सांस नहीं ले पा रहा। तो इसके पीछे का रीजन जब वो पूछता है तो ताजिबाना से उसे पता चलता है कि ये प्रिजन बाकी प्रिजन से बहुत ही ज्यादा अलग है, इसलिए तो इस प्रिजन का नाम स्पेशल प्रिजन रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं, यहाँ पर वो हंटर को उनकी पावर को कंप्रेस करने पर मजबूर कर देते हैं। यानी कि अगर ए रैंक का हंटर आ जाता है तो वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर एस रैंक का हंटर यहाँ पर आ जाता है तो वो अपनी आधी पावर इस्तेमाल कर पाएगा। और यहाँ पर हम टॉप और बड़े बड़े क्रिमिनल्स को कैदी बनाकर रखते हैं। लेकिन उसका असिस्टेंट पूछना चाहेगा कि यहाँ पर वो किस बंदे से मिलने के लिए आए हैं। तो ताजिबाना अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा क्रिमिनल है जिसके बारे में तुम भी जानते होगे, और यहाँ पर सिर्फ वही तो है जिसको कैदी बनाकर रखा गया है, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में जापान में उससे बड़ा क्रिमिनल नहीं देखा गया। और ये बातें सुनकर उसके असिस्टेंट को पता चल जाता है कि मेजर ताजिबाना आखिर किस बंदे के बारे में बात कर रही है। और उसके कमरे के दरवाजे को खोलने के बाद अब वो असिस्टेंट जब देखता है तो वो कहता है कि अब मेरा डाउट क्लियर हो गया है कि आखिर वो बंदा कौन है। और अपने वो डाउट यकीन में बदल दिया। तो जिस खतरनाक क्रिमिनल की बात हो रही है और जिस बंदे को ताजिबाना जापान की हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट क्रिमिनल बुलाती है, तो उस बंदे का नाम हिजिकाता युसाकु है, जो कि खुद भी एक फॉर्मर हंटर रहे हैं। और हंटर के साथ साथ वो ताजिबाना की तरह कंट्रोल यूनिट में काम करते थे और उनके इंस्ट्रक्टर थे। हिजिकाता ताजिबाना को देखने के बाद खुश होता है और वो उसे देखकर बता सकता है कि ताजिबाना एक मेजर के पोस्ट पर है। ताजिबाना उससे ज्यादा चिटचैट नहीं करना चाहती, क्योंकि 8 सालों तक वो उसका टाइम ही वेस्ट करता आ रहा है और उसी ने ही ताजिबाना को ट्रेन किया है कि कैसे बातों को उगलवाना है। तो अगर वो उसे बेवकूफ नहीं समझता तो वो मेन मुद्दे पर बात कर सकता है। तो हिजिकाता के सामने वो 2 पिक्चर्स को फेंकता है, जो कि उन्हीं 2 बंदों का है जो कि क्रिमिनल्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कि उनके कोऑर्डिनेट। ताजिबाना कहती है कि जोशुआ यूजी, इस पर ही मुझे शक हो रहा है, लेकिन इसको मैं जानती हूँ कि ये कैसे प्लान बनाता है और इसके साथ काफी टाइम से मेरा पाला भी पड़ रहा है। लेकिन आजकल इसके प्लान्स काफी ही ज्यादा तगड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसकी अपनी टीम है। लेकिन जो क्रिमिनल्स आजकल क्राइम सीन्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यही इनको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मैं इसकी लिमिट को जानती हूँ कि ये कितना सोच सकता है, लेकिन इतना बड़ा प्लान जो कि बाकी क्रिमिनल्स को भी इन्वॉल्व करने का, तो ये कभी भी नहीं सोच सकता था और ना ही ये पॉसिबल होता। तो इसलिए सच सच बताना इसके पीछे आखिर कौन है। अब हिजिकाता समझ जाता है कि मेजर ताजिबाना उसे ही सस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये प्लान जोशुआ यूजी कभी
कभी भी नहीं बना सकता था, लेकिन वो इस फैक्ट को कैसे इग्नोर कर रही है कि वो एक स्पेशल जेल में है और यहाँ पर उसका मेरे साथ कांटेक्ट करना ये तो इम्पॉसिबल है। अब ताचिबाना गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि हिजिकाता ही इस पूरे प्लान को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को अब पूरे 8 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो उसे बताती है कि पिछली मर्तबा भी तुम इसी तरह ही बिहेव कर रहे थे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, लेकिन उस प्लान के पीछे भी तुम थे, क्योंकि 8 साल पहले तुमने प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश की थी और तुम उसमें सफल भी रहे, लेकिन बाद में तुम इस जेल से बाहर नहीं निकल पाए और आज तक तुम इस जेल में सड़ते आ रहे हो। हालांकि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड बंदे हो, लेकिन फिर भी तुमने क्राइम को चुना। मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो। तो ताचिबाना को जवाब देके हिजिकाता बताता है कि मेरी ड्यूटी की सेंस तुमसे बहुत ही ज्यादा अलग है। ताचिबाना समझ जाती है कि ये दोबारा बकवास करने वाला है, लेकिन हिजिकाता बताता है कि 8 साल पहले बहुत ही ज्यादा करप्शन थी और करप्शन में हम सिर्फ हंटर से सेक्रीफाइस दे रहे थे। हम लोगों को पालतू कुत्तों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, अच्छे और बुरे कामों के लिए, गरीब पर अत्याचार और अमीर खुशी से रहे। इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए इसलिए मैंने आवाज उठाई और मैंने क्राइम को चुना, लेकिन फिर भी अगर मैंने चुना तो सिर्फ इस सिस्टम को बदलने के लिए। हालांकि मेरे सिस्टम को चेंज करने का तरीका अलग था, जिसमें मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ, क्योंकि उस ऑपरेशन में तुम्हारे फादर भी मेरे हाथों मरे थे, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारे फादर एक अच्छे हंटर तो थे, लेकिन वो उस घटिया सिस्टम की साइड ले रहे थे। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम खुद देख सकते हो कि मैंने हथकड़ी पहनी हुई है और जेमर्स हर जगह पर लगे हुए हैं। यहाँ पर किसी के साथ मेरा कांटेक्ट करना एकदम इम्पॉसिबल है। ताजिबाना गुस्सा होकर उसे बोलती है कि तुम बहुत टाइम से शांत बैठे हो, ये मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहा है। और इरिटेशन की वजह ये है क्योंकि मुझे लगता है कि इस सारे क्राइम्स के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि तुम इतने शांति से तो नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें सिस्टम को बदलने के लिए मौका नहीं मिलता तो तुम बहुत ही ज्यादा पुदकरे होते, यहाँ तक कि यहाँ से निकलने की कोशिश भी करते, लेकिन तुमने एक बारी कोशिश भी नहीं की, जो कि मेरे लिए एक ठोस सबूत है कि इस सारे क्राइम सीन्स के पीछे तुम ही हो। अब 8 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि ताचिबाना के फादर मरे थे, तो जब हिजिकाता प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर रहा था तो उस वक्त 30 हंटर से उसका पाला पड़ा था और 30 के 30 को उसने मार डाला, जिसमें से एक मेरा फादर भी था और वो बाद में प्राइम मिनिस्टर को भी मार डाला। लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया, लेकिन करंट चेयरमैन, जिसका नाम हमें वाकामात्सु बताया जाता है, तो उसने लॉ की मदद से इसे जेल में डाल दिया। हालांकि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसे जेल में रखा गया, जिसको मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन खैर, पास्ट होता है, अब हमें फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। और उसी एंड टाइम पर ताचिबाना को फोन पर मैसेज आता है, जिसमें उसे उस बंदे की लाश को दिखाया जाता है जिसको हमारे किरीताने शो ने मार डाला, और ये वही बंदा है जो कि डंजन से भाग निकला था। और प्रोसेस कुछ ज्यादा ही तेज बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हमारा अगला सीन डी रैंक डंजन पर जाकर पड़ता है, जहाँ पर हम शो और शिन को देखते हैं, जो कि इस डी रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए आए हैं। उसके पीछे का रीजन हमारे शिन को भी पता नहीं होता, तो वो शो से जब पूछता है कि यहाँ पर आने की वजह क्या है, तो शो से उसे पता चलता है कि यहाँ पर वो कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए आया है, वो उसका किसी चीज में इस्तेमाल करना चाहता है। तो शिन को लगा कि ये मटेरियल्स को कलेक्ट करके उसे बेचना चाहता है, लेकिन जवाब में उसे ना सुनने को मिलता है और उसे किसी और चीज के लिए ये मटेरियल्स चाहिए, इसलिए उसे शिन की मदद चाहिए। जिसके बाद उस डंजन के मॉन्स्टर से भी उनका पाला पड़ जाता है, जिसको एक हमारा शिन तो संभालता है, लेकिन जब वो एक को संभाल रहा होता है तो पीछे से एक और आ जाता है, जिसको अब हमारा किरीतानी शो आकर हैंडल करता है। बाद में वो उन दोनों को मार भी डालता है, लेकिन अब इस मर्तबा वो अब चारों तरफ से घिर चुके हैं और आसपास उसके मॉन्स्टर होते हैं। लेकिन घबराने के बजाय हमारा शिन उससे सवाल करता है कि अगर हम इसे मटेरियल्स ले भी लें तो इसके बाद आप इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे? आपने तो बोला कि इस्तेमाल करना है, लेकिन कहाँ? तो अभी के लिए ये सही वक्त नहीं है। किरीतानी शो उसे कहता है कि फाइटिंग पर फोकस करो, मटेरियल्स मिल जाए तो मैं खुद ब खुद तुम्हें बता दूंगा कि मुझे किस चीज के लिए ये चाहिए, लेकिन अभी के लिए अगर हम अपना फोकस खो बैठे तो हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिसके बाद हमें कॉन्सिक्वेंसेस से भी गुजरना होगा, तो इसलिए फाइट पर फोकस करो। फिर बाद में वो सारे मॉन्स्टर अब हमारे शिन और शो पर टूट पड़ते हैं, लेकिन दोनों का टीम वर्क ऐसा होता है कि कोई भी मॉन्स्टर उनका बाल भी बाका नहीं कर पाता और वो उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से मार भी डालते हैं। सिर्फ शो ही नहीं बल्कि शिन भी इस फाइट में बहुत ही ज्यादा मदद करता है और वो भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार डालता है। और पूरे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद अब बॉस की बारी है, जो कि उन लोगों ने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर बॉस हो सकता है, लेकिन वो बॉस साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा और स्ट्रेंथ में इन मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। जिसे देख शिन बोलता है कि बॉस क्या हम इसे संभाल पाएंगे या नहीं? छोटा मोटा को तो हमने संभालिया, लेकिन ये साइज और स्ट्रेंथ में बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बड़ा भी है। लेकिन शो के लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो चीज उसने बनानी है तो उसके लिए इस मॉन्स्टर का मटेरियल एकदम परफेक्ट है और वो शिन को खतरे में नहीं डालना चाहता, तो वो उसको पीछे रहने का बोलता है और वो खुद उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए
आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद वो उसके हाथ की मदद से उस पर चढ़ के अपने तलवार को बिल्कुल एक खंजर की तरह इस्तेमाल करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद उसके रियर पीसेस जो होते हैं वो साइड पर कर देते हैं और डेड बॉडी को वहीं पर ही छोड़ देते हैं। अब शिन को हमारी शो की भाषा भी समझ आ रही है, लेकिन अब इस बात से कंफ्यूज मत होना क्योंकि वो दोनों एक ही भाषा बोलते हैं, लेकिन अपने एक्सप्रेशन शो कभी भी नहीं दिखाता। तो वो उसको जब बोला कि पीछे हटो तो इसका मतलब वो उसकी केयर करता है। वो उसे दिखाना तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी दिल में उसके लिए केयर जरूर करता है, जिसको किशिदा शिन समझकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जवाब में उसे सुनना पड़ता है कि मैं कभी भी किसी के बारे में केयर नहीं करता और लगता है कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है, लेकिन अगर तुम मुझे तंग करोगे तो मैं तुम्हें पागल समझूंगा और मैं तुम्हें टीम से हटा दूंगा। अब मटेरियल को कलेक्ट करने के बाद अब उसे एक सोल पिल बनानी है और ये सोल पिल उसे फेरी ट्राइब के मास्टर ने ही बताई है कि इसको कल्टीवेशन से ही हासिल किया जा सकता है। अपनी माना को कंट्रोल करके और अपनी बॉडी को कल्टीवेट करके तुम इस सोल पिल को बना सकते हो, लेकिन इसको बनाना इतना आसान भी नहीं है और इसके लिए उसने बहुत ही ज्यादा मटेरियल्स को खरीदा है और जमा किया है। क्योंकि जब फेरी ट्राइब के मास्टर ने ही बताया कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो वो पूरी तैयारी के साथ आया है। वो पूरी रात तक अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता है ताकि वो उस सोल पिल को बना ले, लेकिन बनाना इतना आसान भी नहीं होता क्योंकि कभी उसे कचरा मिलता है, कभी इनकम्प्लीट होता है, कभी मिसशेप हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे ये सोल पिल चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब आखिरी मर्तबा वो ट्राई कर रहा है, अगर अब नहीं हुआ तो वो फिर कभी ट्राई करेगा, लेकिन जब वो इस मर्तबा अपनी माना को कॉन्सेंट्रेट करके और अपनी बॉडी पर कल्टीवेशन आजमा लेता है तो उसका वो पिल बहुत ही ज्यादा तेजी से चमकने लगता है और लगता है कि इस मर्तबा का सक्सेस रेट जो है वो 100% है।